हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से कुछ ही दिन बाद आपका IBPS क्लर्क का प्रीलिम्स एग्जाम होगा एंड आई होप आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की होगी। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमें एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के टाइम पे ध्यान रखनी होती हैं, जिससे कि हमारा जो आउटपुट है वो बेस्ट आ पाए, हम अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएँ रियल एग्ज़ाम में और इवेंचुअली हमें जो रिजल्ट चाहिए वो हमें मिले। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है एग्ज़ाम से पहले भी और जब आप एग्ज़ाम करेंगे तब भी। ये 5 चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इन पे ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी होने के बाद भी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई ना हो। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन एवरेज है या आपने ठीक ठाक प्रिपरेशन कर ली है, आपने बेस्ट पे नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों को ध्यान रख के आप एग्ज़ाम में बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आता है स्टिक टू योर प्लान। अब तक आपने जितनी भी प्रिपरेशन की है, जिस भी तरह से की है, जिस भी तरह से मॉक्स किए हैं, एक मॉक में आपने जो भी पैटर्न रखा है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, उसको एकदम फिक्स रखें। आपके एग्जाम में अभी कुछ दिन बचे हैं और इस बीच हो सकता है कि आपका मन डगमगाए कि पैटर्न थोड़ा चेंज करके देख लेते हैं, क्या पता ज्यादा मार्क्स आ जाएं। तो इस चीज से एकदम दूर रहिएगा। अब तक आपने जो भी प्रिपरेशन की है, जिस भी पैटर्न को फॉलो किया है, उस पर एकदम बिलीफ रखें। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो उस एग्जाम को उसी तरह से अटेम्प्ट करें जिस तरह से आप अब तक मॉक अटेम्प्ट करते आए हैं। जिस तरह से आपने मॉक में अपनी मिस्टेक्स देखी, उनको एग्जाम में ना करें और पैटर्न बिल्कुल सेम रखें। फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल एबिलिटी में आप मॉक्स में सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये सब करते थे, मिसलेनियस चीजें, और रियल एग्जाम स्टार्ट होते ही आपके सामने सबसे पहले DI आ गई और आपने ये सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन देखे भी नहीं और आपने सीधी DI करना शुरू कर दी, ये सोच के कि मैं टाइम बचाऊंगा। तो ये चीज आपके स्कोर पे नेगेटिव इंपैक्ट भी डाल सकती है, क्योंकि आपका माइंड एक फिक्स तरह से प्रोग्राम्ड है। आप जिस तरह से मॉक में करते आए हैं उसी तरह से रियल एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करना। अगर आप मॉक्स में सबसे पहले DI करते थे तो रियल एग्जाम में भी सबसे पहले DI देखना। अगर आप मॉक्स में सबसे पहले पजल्स करते थे तो सबसे पहले पजल्स देखना रियल एग्जाम में। ये आपको पैटर्न एकदम फॉलो करना पड़ेगा। अगले 2-3 दिन में बिल्कुल भी मिसगाइड मत होइएगा। जो आपका प्लान है उस पर स्टिक करना है आपको। दूसरा पॉइंट है बी फ्लेक्सिबल। अब तक जो मैंने बताया कि आपको अपने प्लान पर स्टिक करना है, इसके साथ साथ आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी थोड़ी रखनी पड़ेगी। फ्लेक्सिबिलिटी किस सेंस में कि आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ, सबसे पहले रीजनिंग आया, रीजनिंग में आप मॉक्स में सबसे पहले पजल्स अटेम्प्ट करते थे, तो आपके रियल एग्जाम में भी आपके सामने पजल आ गई, लेकिन वो पजल एग्जामिनर ने जानबूझ के डाली है ताकि आपका उसमें टाइम वेस्ट हो और आप बाकी क्वेश्चंस को टाइम ना दे पाओ। सिमिलरली क्वांट्स के केस में आप ये सोच के गए कि आप अप्रोक्सीमेशन सबसे पहले करेंगे, क्योंकि अब तक आप मॉक्स में भी सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन करते आए हैं। आपने अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस ओपन किए और आप उसको करने लग गए। आपने एक भी बार नहीं देखा कि क्वेश्चन सच में इजी है या मुश्किल है, क्योंकि जो मॉक में हम करते हैं वो अप्रोक्सीमेशन काफी हद तक इजी होता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर आपके साथ खेल गया और उसने अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस एकदम मुश्किल दे दिए या थोड़े लेंदी दे दिए और आप वही करने बैठ गए, तो आपका टाइम उसी में वेस्ट हो जाएगा। हो सकता है कि 5 के 5 अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस वो ट्रिकी दे दे, आप वहां पे फंस के रह जाओगे। मॉक में जिस अप्रोक्सीमेशन को करने में आपको 2 से 3 मिनट लगते थे, रियल एग्जाम में आप उसमें 5-6 मिनट गवा दोगे। उसके बाद आप टाइम देखोगे तो आपको पता लगेगा कि 6 मिनट जा चुके। और सिर्फ ये एक ही तरीका नहीं है एग्जामिनर का आपके साथ खेलने का, ऐसे और भी बहुत तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने अप्रोक्सीमेशन ही आया, लेकिन उनमें से 5 में से 3 क्वेश्चन ईजी थे और 2 ट्रिकी थे। आपने 3 कर लिए, लेकिन उन 2 में आप फंसे रह गए, तो वो दोनों क्वेश्चंस भी आपका टाइम वेस्ट करने के लिए ही दिए गए हैं वहाँ पेपर में। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्वेश्चन के लेवल पे आपको क्वेश्चन को इवैल्यूएट करना है। अगर एक अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन आपको देख के ही लग रहा है कि ये बहुत ही आसान है, उसको करो। लेकिन अगर वो देख के लग रहा है कि थोड़ा लेंदी हो सकता है, उसको छोड़ दो उस टाइम के लिए। उसको छोड़ के बाकी चीजें देख लो, हो सकता है बाकी चीजों में एग्जामिनर ने काफी इजी पूछ रखा हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि एग्जाम में आप अपना प्लान तो फिक्स रखें, लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है और आपने अपने मन में ये बिठा रखा है कि इसमें 2 से 3 मिनट लगेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन ही ट्रिक करने के लिए दिया हुआ है आपको, तो उसमें आपको फंसना नहीं है। अपना लॉजिक यूज करना है कि अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है तो काफी लेंदी लग रहा है देखने में। अगर अरिथमेटिक का क्वेश्चन है, इसमें भी 4 लाइन का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली थोड़ा लेंदी होने के चांसेस हैं। सिमिलरली DI के केस में भी हो सकता है कि DI आपके सामने जो है वो थोड़ी लेंदी हो, या फिर DI के 5 क्वेश्चन में से 4 ईजी हो और 1 लेंदी हो। तो आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको अटेम्प्ट्स अच्छे करने हैं, तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस और लेंदी क्वेश्चंस छोड़ने पड़ेंगे। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। फ्लेक्सिबिलिटी होनी जरूरी है। क्वेश्चन को उस बेसिस पे जज करें जैसा वो आपके सामने दिख रहा है, ना कि उसको वैसे जज करें जैसा आप मॉक में करते आए हैं। तीसरा पॉइंट है कॉन्सेंट्रेशन। काफी हाई चांसेस हैं कि आप अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें और आपसे वो ना बने। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो सेकंड क्वेश्चन पे जाने के बाद भी पिछले क्वेश्चन के बारे में सोचते रहते हैं कि वो क्वेश्चन नहीं हुआ, टाइम वेस्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन पजल थी, उसमें 2 मिनट लग गए और आपसे वो सॉल्व नहीं हुई। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अभी भी 95 मार्क्स का पेपर बचा है और अभी भी इस सेक्शन में 18 मिनट बचे हैं। तो आपको उन 18 मिनट पे ध्यान देना है और बचे हुए 95 मार्क्स पे ध्यान देना है, ना कि उन 5 मार्क्स पे जो पजल आपसे नहीं हुई।
कॉन्सेंट्रेशन रखनी है, जिस क्वेश्चन को कर रहे हैं उस टाइम पे वही क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए, आपके सामने होना चाहिए। एक क्वेश्चन को करते टाइम दूसरे क्वेश्चन के बारे में ना सोचें, पिछला क्वेश्चन सही हुआ या गलत हुआ, ये सब बिल्कुल भी नहीं सोचना। दूसरे सेक्शन के बारे में भी नहीं सोचना कि आपके सामने चल तो कौन सा रहा है और आपके दिमाग में रीजनिंग घूम रहा है कि रीजनिंग का सेक्शन अच्छा नहीं हुआ। तो जो सेक्शन आपके सामने चल रहा है उस पर 100% कॉन्सेंट्रेट करें। फोर्थ पॉइंट है फोकस ऑन योर एक्यूरेसी। अब कई लोग ये दिमाग में सोच के जाएंगे कि मुझे तो 90 अटेम्प्ट करने हैं, मुझे तो 95 अटेम्प्ट करने हैं। ये माइंडसेट बुरा नहीं है, लेकिन तब तक बुरा नहीं है जब तक आप इसमें एक्यूरेसी भी रखें। अगर आपके सामने कोई पजल आ रही है, कोई डीआई आ रही है, आपने ये सोचा कि मैं इसको जल्दी कर लेता हूँ ताकि मैं बाकी क्वेश्चंस भी कर पाऊँ, ये माइंडसेट बिल्कुल ठीक है। लेकिन जल्दी करने के चक्कर में आपने पजल की एक स्टेटमेंट ही छोड़ दी पढ़ना। उसके बाद आप जब एंड तक पहुंचे, आपने पजल बनाई और वो पजल बनी ही नहीं, तो आपके 3 मिनट वहीं वेस्ट हो गए। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो एग्जाम में इम्पैक्ट लाती हैं। आपके वहाँ 3 मिनट भी वेस्ट हुए और आपसे वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ कोई और कैंडिडेट होगा जिसने वो पजल आपसे थोड़ा स्लो पढ़ी, अगर आपको 3 मिनट में सॉल्व कर देते तो वो 4 मिनट में सॉल्व करा, लेकिन उसने 4 मिनट में पूरी पजल कर ली सॉल्व, उसके 5 मार्क्स पक्के हो गए 4 मिनट के बाद। लेकिन आपके 3 मिनट के बाद 0 मार्क्स हुए क्योंकि आपने पढ़ी ही नहीं ठीक से। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है। क्वेश्चन आपके सामने जो आ रहा है 2-4 सेकंड ज़्यादा ले लो, उसको आराम से पढ़ो, ठीक से पढ़ो, जो दिया है उसको समझो और उसके बाद उसको करने बैठो। 5 स्टेटमेंट की पजल है, सेकंड स्टेटमेंट में एक पॉइंट था वो आपने मिस कर दिया, 5th स्टेटमेंट तक आप पहुंचे, आपने देखा कि पजल तो बनी नहीं रही, उसके बाद आप उसको दोबारा रीड करोगे। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है, आराम से रीड करना है, जल्दबाजी में कुछ भी स्किप नहीं करना। और इवन इफ आप पूरा रीड कर लेंगे जल्दी में, लेकिन कुछ ना कुछ गलत रीड करने के, गलत समझने के चांसेस हैं, तो उसको ठीक से पढ़ें, ठीक से समझें और उसके बाद उसको करने बैठें। तो आपके 3 मिनट के 3.5 मिनट लग जाएंगे, लेकिन 3.5 मिनट के बाद वो पजल हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 3 मिनट आपके वेस्ट होंगे। ये सेम चीज़ जाती है डीआई के केस में भी। तो डीआई के केस में भी बिल्कुल ध्यान रखना है, आराम से पढ़नी है, 1 मिनट लगा के समझ लेना कि डीआई कहना क्या चाहती है, जो आपको डेटा दिया हुआ है उसका मतलब क्या है और उससे किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उसके बाद करना। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है डू नॉट पैनिक। रीजनिंग में आपके सामने एक पजल आई, वो थी सीटिंग अरेंजमेंट 8 पीपल ऑल फेसिंग इनसाइड, और 3 स्टेटमेंट थी। तो आपको देखते ही लगा कि ये तो बहुत आसान है, मैं कर लूँगा। उसके बाद आप उसको करने बैठे, लेकिन एग्जामिनर ने तीसरे या चौथे स्टेप में ऐसा कुछ ट्रिकी दिया होगा जिससे आप फंस जाओगे। पॉसिबिलिटी है ये बिल्कुल। तो जब आप वो पजल करोगे 3 मिनट आपके लग जाएंगे और आपसे वो पजल नहीं होगी। उस केस में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपका कंपोजर। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो उस टाइम पे कंपोज रह के ये सोचेंगे कि अभी बहुत टाइम बचा है और बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं, उन पे ध्यान देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो वही लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। जो लोग ऐसी सिचुएशन में पैनिक करके अपना बाकी पेपर खराब कर देंगे, उनसे प्री तो होना नहीं है। बाय चांस आपका प्री हो भी जाता है तो आप मेंस में फिर फंसोगे, क्योंकि मेंस में और ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आएंगे और वहाँ पे आपको और ज़्यादा पैनिक होगा। जो लोग पैनिक कर जाएंगे वो इस क्वेश्चन के बाद अपना पूरा पेपर खराब कर देंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो पैनिक करने के बाद भी अपना कंपोजर मेंटेन रखेंगे, अपनी कॉन्सेंट्रेशन 100% रखेंगे और यही सोचेंगे कि अभी पूरा पेपर बचा है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कट ऑफ 80-85 के आसपास जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपसे 5 मार्क्स की पजल नहीं हो पाती तो उसके बाद पूरा पेपर खराब हो गया, क्योंकि आपको 80-85 मार्क्स ही चाहिए। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ जो कट ऑफ जाती हैं। लेकिन अगर आपसे 5 मार्क्स मिस भी हो गए तो 95 का पेपर अभी बचा है, तो उस पर ध्यान देना है। पैनिक बिल्कुल नहीं करना, एकदम कामली कीजिएगा एग्जाम को। जिस तरह से घर पे मॉक करते थे कि मॉक में अगर कुछ गड़बड़ हो भी गई तो ज़्यादा पैनिक नहीं होता था। एक क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हुआ तो पैनिक नहीं होता था, नेक्स्ट पे कर लेते हैं क्योंकि ये तो मॉक ही है। तो एग्जाम को भी उसी तरह से देना है, अपना बेस्ट देना है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना, एकदम काम रहना है और आपको दिखेगा कि आपने बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर दिए। ये 5 चीज़ें जो मैंने बताई ये बहुत बड़ा डिफरेंस लाती हैं और इन 5 चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है कि आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता। इन पॉइंट्स को एकदम ध्यान रखिएगा, अपने आने वाले दिनों में इनको अप्लाई कीजिएगा ताकि आप रियल एग्जाम में भी अप्लाई कर पाएँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।